एक छोटा सा केस है, बच्चे का 8 साल का बच्चा है, 3 दिन से बुखार है उसको। बुखार की दवा एलोपैथिक दवा देते हैं तो थोड़ा ठीक रहता है, थोड़ी देर बुखार कम रहता है, फिर से हो जाता है। उसकी माँ उसको लेके आई है, 8 साल का बच्चा है। तो जस्ट ऐसे जैसे हम लोग पूछते हैं तो जो हमारा क्वेश्चन होता है, क्या करता है जब बुखार होता है, जब ये बुखार के टाइम में ये बच्चा आपका क्या करता है, इस तरह से हम लोग पूछते हैं। एज यूजल हम पूछा उससे, तो उसकी मम्मी ने बोला ये खेलता रहता है, बुखार होने पर भी ये खेलता रहता है, बैठता नहीं है, मतलब भी आज सो नहीं जाता है या शांति से कहीं एक जगह बैठता नहीं है, खेलता रहता है। तो फिर मैंने पूछा कि कुछ मांगता भी है, तो उसकी मम्मी ने बोला नहीं ऐसा नहीं है, ये पिछले 3 दिनों से कोई डिमांड नहीं कर रहा है। उसकी मम्मी ने ऐसे एक्सप्लेन किया कि ये पिछले 3 दिनों से ना कुछ डिमांड नहीं कर रहा है कि मम्मी खाना ये दे दो, वो बना दो, या ये ले आना मेरे लिए। उसकी मम्मी वर्किंग लेडी है, तो ऐसा कुछ डिमांड नहीं कर रहा वो लड़का। ऊपर से बोलता है मम्मी तुम ऑफिस से इतना काम करके आती हो, थक जाती हो, तुम आराम करो, मैं ठीक हो जाऊं। ऐसे कि मम्मी तुम, जब मैं पूछती हूँ कुछ चाहिए, कुछ खाना बना दूं, तो कुछ नहीं मांगता है वो, जो मम्मी तुम बनाओगी वही ठीक है। तो और ऊपर से ये बात और अलग से बोलता है कि मम्मी तुम इतना काम करके आती हो ऑफिस में से, थक जाती होगी, तुम आराम करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। ऐसे ये इस बच्चे का वर्जन है। तो इसमें हम लोगों ने इस बच्चे को समझना है कि एक्चुअल में ये बच्चा क्या कह रहा है, ठीक है ना। तो रूब्रिक हम लोग सीधे सीधे भी ले सकते हैं, और थोड़ा सा जो थोड़ा सा सटल मीनिंग का रूब्रिक लेना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन हम इसको समझने के लिए एक रूब्रिक तो इसमें मस्ट आएगा, रिकॉग्नाइज रियलिटी एंड एक्सेप्ट। हाँ सही है, कैलकुलस का ये रूब्रिक है। तो फिर डिजायर नथिंग सर आस्किंग नथिंग फॉर आस्किंग नथिंग फॉर सही है, मैंने भी यही रूब्रिक लिया है। और क्या लेंगे, प्लेफुल दिया है आपने एक, है ना। इंडिफरेंट कंप्लेंट डज नॉट में प्लेफुल सिंपल जाइए, बहुत ज्यादा बड़े बड़े रूब्रिक करने की जरूरत नहीं है। आप ये 3 रूब्रिक भी लेंगे तो हो जाएगा। जैसे बच्चा क्या कर रहा है, मम्मी ने उसकी क्या बताया कि बुखार के समय में ये खेलता रहता है, ठीक है, इसको कोई नहीं चाहिए। प्लेफुल और प्लेइंग डिजायर में यही फर्क है, ठीक है ना। प्लेइंग डिजायर में क्या होता है, कोई साथी चाहिए, अकेले नहीं खेल सकते। ये सब हम लोग जानते हैं। थोड़ा हम लोग फिर से एक बार इसको रिवाइज करते हैं या ब्रशिंग करते हैं, जो थोड़ा हमारा रूब्रिक के ऊपर से थोड़ा सा धूल जम गया है उसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग इसको ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्लेफुल और प्लेइंग डिजायर में थोड़ा सा अंतर करके। प्लेफुल में क्या होता है, बच्चा अगर बैठा भी है ना तो अकेला खेलता रहेगा, एक बॉल ले लेगा, दीवार पे ऐसे मारेगा और कैच करेगा। सोए में भी आप देखेंगे कि बच्चा कुछ ना कुछ अपने हाथ में, जो बच्चा थोड़ा एक्टिव रहना चाहता है तो सोया हुआ है, लेकिन अब सोए क्या करे, तो बॉल ले लेगा, दीवार पे मारेगा, कैच करेगा, मारेगा, कैच करेगा। ये होता है प्लेफुल। प्लेइंग डिजायर में क्या है, अकेले नहीं खेल सकता, मम्मी को भी इन्वॉल्व करेगा, पापा को भी बोलेगा पापा मेरे साथ लूडो खेलो, मेरे साथ ताश खेलो, है ना, जो घर में चीजें हैं उससे थोड़ा सा बोलेगा आप बॉलिंग करो, मैं बैट करता हूँ। तो इस तरह से प्लेइंग डिजायर में किसी के और को वो इन्वॉल्व करेगा, अकेले नहीं खेलेगा। और आस्किंग नथिंग फॉर, मम्मी ने क्या बताया कि कोई डिमांड नहीं कर रहा, 3 दिन से जब से इसको बुखार हुआ है ये कोई डिमांड नहीं कर रहा, है ना। और केयरफुल ऑफ अदर्स अबाउट, ये मम्मी को क्या बोल रहा है बच्चा, है ना।
मम्मी वो कितने अच्छे से बोल रहा है, मम्मी आप ऑफिस से थक के आती हो, इतना काम करती हो, आप आराम करो और मैं ठीक हो जाऊंगा। केयरफुल अदर्स अबाउट एंड एंजाइटी अदर्स अबाउट में फर्क को समझिए। आप रास्ते में मान लीजिए कभी बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा फर्क है एंजाइटी और केयर्स में। इसको प्रैक्टिकली देखिए आप कि फर्क क्या होता है। जानते हैं हम लोग कि एंजाइटी भी है और केयर्स में फर्क है, लेकिन आप प्रैक्टिकली इसको कैसे देखें। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। एंजाइटी अदर्स में जैसे अभी तो नक्स को भी डाल दिया है केयर फूड्स में, लेकिन पहले केवल एंजाइटी में था, ठीक है ना। तो ये बच्चा खुद तकलीफ में है, लेकिन अपनी मम्मी को बोल रहा है कि नहीं मम्मी आप आराम कर लो, आप भी थक जाती हो इतना काम करके। तो जैसे आप एक बस में जा रहे हैं, ठीक है ना, वहां लोग सीट में बैठे हुए हैं, एक बुजुर्ग व्यक्ति या बूढ़ी औरत कोई चढ़ते हैं बस में, तो एंजाइटी वाला जिसको एंजाइटी होगा वो क्या बोलेगा और जिसको केयर होगा वो क्या बोलेगा, ये समझना है हमको प्रैक्टिकली। आप बस में बैठे हुए हैं, एक व्यक्ति देखा कोई बुजुर्ग चढ़ा तो उसने बोला अरे यार थोड़ा दिखता नहीं है, बुजुर्ग व्यक्ति है, वो बैठा हुआ खुद, और दूसरे को बोल रहा है कि भाई देखो थोड़ा बूढ़े व्यक्ति है, दिखता नहीं है तुम्हें, ये बूढ़े व्यक्ति है, थोड़ा जगह दे दो इनको बैठने के लिए, खुद नहीं उठेगा, ठीक है। तो ये आप ये वाली बात हो गई कि उनका मतलब चिंता है उसको, तो एंजाइटी, ये एंजाइटी हुआ। और केयर्स वाला जो केयर्स अदर्स फॉर है वो खुद उठ जाएगा और बोलेगा आप यहाँ बैठिए, मैं खड़ा हो जाता हूँ। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, एंजाइटी अदर्स फॉर एंड केयरफुल ऑफ अदर्स अबाउट। ये बच्चा वही शो कर रहा है, ये खुद तकलीफ में है, बुखार है इसको, 3 दिन से बीमार है, फिर भी अपनी मम्मी को ये बोल रहा है कि मम्मी आप आराम कर लो, आप इतना थक के आते हो। देखिए कैसे एक्सप्लेन करके बोल रहा बच्चा, ठीक है ना। तो ये केयरफुल ऑफ अदर्स अबाउट, ये 3 रूब्रिक लेंगे तो रिकॉग्नाइज रियलिटी एंड एक्सेप्ट तो है ही है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। एक्चुअल में रूब्रिक है कॉकुलस इंडिकस का मेन रूब्रिक है रिकॉग्नाइज एवरीथिंग मूव बट कैनॉट कैटालेप्सी इन, है ना। कैटालेप्सी इज ए कंडीशन ऑफ सस्पेंडेड एनिमेशन, ठीक है। एनिमेशन क्या, चलते फिरते हमारा वाला चीज है, तो वो रुका हुआ है। एंड लॉस ऑफ वॉलेंटरी मोशन इन विच द लिम्स रिमेन इन whatever position they are placed। इसी को डॉक्टर सहगल ने बड़े अच्छे से समझाने के लिए, जैसे हम लोग डॉक्टर मान, हम लोग जब शुरू में डॉक्टर संजय सहगल और जब योगेश सहगल का क्लास करते थे, सेमिनार होता था, मैं पहली बार दिल्ली में किया था, तो डॉक्टर मान सर ने वहां पे बेलाडोना और ओपीएम पढ़ाया, और उस समय वो प्रोजेक्टर दूसरे तरह का होता था, तो मान सर अपना स्लाइड बना के लेके आते थे प्लास्टिक वाले पे और उसके ऊपर रख के समझाते थे। तो फर्स्ट टाइम मेरे को बहुत दिक्कत हुई थी, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कुछ जानता ही नहीं था, दवा भी नहीं जानता था। फर्स्ट टाइम 2002 में मैं आया था वहाँ, अगस्त या सितंबर में हुआ था, तो हर साल होता था, हिंदी भवन में होता था वहाँ, डॉक्टर संजय सहगल का और डॉक्टर योगेश सहगल का। तो वहाँ पे ये चीज डॉक्टर सहगल ने, जो सहगल साहब ने, जो हमारे परम आदरणीय गुरु, जिन्होंने इस सिस्टम को फिर से इवॉल्व कर दिया, होम्योपैथिक में जान ला दिया, उन्होंने जब समझाया कि इसको थोड़ा उन्होंने सिंपल कर दिया, रिकॉग्नाइज रियलिटी एंड एक्सेप्ट इट, ठीक है ना। तो किसी चीज को रिकॉग्नाइज मतलब क्या है, किसी चीज को अच्छे से पहचानना, उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा समय लूंगा, लेकिन एक बार आपके समझ में आ जाएगा ना। हम सब कुछ समझते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझने में, और उसके बाद में अगर टाइम मिलेगा तो मैं थोड़ा डेडी करके बताऊंगा कि डिस्टर्बेंस क्या होता है, कोकुलस का के साथ जेलसेमियम का, ब्राइनिया का, नक्स का, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है।
तो थोड़ा सा इसको समझना है हम लोग को, समझ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बहुत नए लोग हैं, सब जानते हैं रिकॉग्नाइज रियलिटी एंड एक्सेप्ट इट, लेकिन थोड़ा सा उसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। किसी चीज को अच्छे से पहचानना, उसको प्रत्येक दृष्टिकोण से बिना भावना में बहे, मतलब आपको उसमें इमोशन ज्यादा इमोशनल नहीं हो जाना है रिकॉग्नाइज करने के लिए, बिना भावना में बड़े हुए आपको बिना इमोशनली, कोई किसी को दुख है तो ठीक है, वो रो रहा है तो आप भी उसके साथ मत रोने लगे, उसको समझने की कोशिश करिए। पेशेंट आके आपके सामने रोता है तो आप भी अगर उसमें, ये डॉक्टर संजय बार बार समझाते थे कि उसके साथ तुम इन्वॉल्व मत हो जाओ, आप अपने आप को स्थिर रखो, बिना भावना में बहे ठीक प्रकार से पहचानना कि यह सिचुएशन और व्यक्ति कैसा है, ये सिचुएशन जो अभी आपके सामने वो व्यक्ति दे रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, वो व्यक्ति कैसा है और उसका सिचुएशन कैसा है, इसको समझना। रिकॉग्नाइज का मतलब ऐसे समझेंगे, उस सिचुएशन पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, मतलब वो जिस कंडीशन में पेशेंट है, हमको तो पेशेंट के थ्रू देखना है, जो बीमार है उसी के बारे में सोचते हुए हमको ये रुब्रिक लगाना है या उसका इलाज करना है। ठीक, उस सिचुएशन का असर का क्या प्रभाव पड़ रहा है या फ्यूचर में क्या प्रभाव पड़ेगा, या यह बीमारी उसे कैसे प्रभावित करेगी, ये रिकॉग्नाइज करना इस ढंग से। इसलिए देखिए मैं 3-4 सेंटेंस आपको समझा, प्रभावित करेगी, उसको हर दृष्टिकोण से अपनी बुद्धि से पूरी तरह से समझ लेना, ये आपको समझना है। हम पेशेंट के वर्जन में चल रहे हैं, दवा के वर्जन में चल रहे हैं, ऐसा हर व्यक्ति को करना चाहिए। रिकॉग्नाइज का मतलब इतना ढंग से आपको समझना है किसी चीज को, रियलिटी, ठीक है ना। जैसे डॉक्टर सहगल का ही चलते हैं हम लोग। रियलिटी क्या है? वास्तविकता, जो चीज स्थिति व्यक्ति आदि जैसी होती है उसे वैसे ही समझकर स्वीकार कर। जो सिचुएशन है, जो व्यक्ति है, जो आपके सराउंडिंग का हालत है, आप किसी डिस्ट्रेस में है तो उसको अच्छे से रियलिटी को पहचानिए, ठीक है। तो पेशेंट का जो रियलिटी है उसके साथ जो घट रहा है या उसके सराउंडिंग का जो सिचुएशन है उसकी रियलिटी को हमें समझना, और किसी भी व्यक्ति को समझना है, केवल हमें ही नहीं, क्योंकि हमें मेडिसिन देनी है इसलिए हमें समझना है, ये हमारे लिए वो ऊपर ये हो रहा है। वास्तविकता, जो चीज स्थिति व्यक्ति आदि जैसी होती है, जो मतलब जो पर्सन है, स्थिति है या जो सिचुएशन है, उसे वैसे ही समझकर एक्सेप्ट करना, ठीक है ना। रियलिटी का ऐसे एक्सेप्ट कर लेना, ठीक। रिकॉग्नाइज द रियलिटी हो गया, रियलिटी एक्सेप्ट स्वीकार कर लेना, उस पर कोई रिएक्शन, प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन, प्रतिक्रिया, जैसे गुस्सा करना, चिड़चिड़ाना, असंतोष आदि, ये आपको नहीं करना है, ना करना है, स्वीकार कर लेना। रियलिटी एक्सेप्ट मतलब क्या है? स्वीकार कर लेना, उस पर कोई रिएक्शन, प्रतिक्रिया, जिसमें गुस्सा है, इरिटेशन है, एंगर है, असंतोष है, डिस्कंसर्ट है, इस तरह का गुस्सा नहीं करना है आपको, प्रतिक्रिया नहीं करना। एक्सेप्ट करने का मतलब ये होता है पूरे शांत मन से उस हालत सिचुएशन का वो कर रहना। एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि माइल्डली जो सिचुएशन आपके सामने अच्छा बुरा जो भी है उसको आपको एकदम शांति से एक्सेप्ट करना, उसके ऊपर किसी तरह का आपको रिएक्शन नहीं करना है, जो चाहे गुस्सा हो या इरिटेशन हो या दुख हो आपको या हंसी हो, वो सब कुछ नहीं, खुश भी होना नहीं है, ठीक है ना। तो एक्सेप्ट का मतलब यही होता है, किसी तरह का इमोशन आपके ऊपर ऐसा असर नहीं करना चाहिए, दिल में नहीं लगना चाहिए। दिल में दो ही होती है, दुख होता है या अच्छा लगता है, तो वो दोनों आपको नहीं करना है। रिकॉग्नाइज रियलिटी एंड एक्सेप्ट इट का फुल मीनिंग आप ऐसे समझ सकते हैं। पूरी रुब्रिक का अर्थ यही है कि वह अपने आसपास की सिचुएशन, बीमारी, जो अपने सिचुएशन में पहले बोला, अपना सिचुएशन या कोई आदमी खड़ा है या किसी के साथ उसकी बातें हो रही है
बीमारी या वर्तमान हालत की वास्तविकता को पहचानना है, और उसे लगता है पहचानता है और उसे लगता है कि इन हालात का इलाज नहीं है, तो पूरे शांत मन से उन हालात को स्वीकार कर लेता है, उन हालात के साथ ही कंटिन्यू करता है, रह लेता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? जी सर। डॉक्टर साहब, जिसका कोई इलाज नहीं, देखिए पेशेंट का वर्जन होता है। ये मेरा एक दोस्त था, जब मैं सर्विस में ही था, तो उसको हमेशा सर्दी लगी रहती थी। ठीक है, तो मैंने उसी का वर्जन लिखा है, उसको हमेशा सर्दी लगी रहती थी। तो मैं जब जस्ट लास्ट मोमेंट मेरा सर्विस छोड़ने का था, डॉक्टर मान सर का एक जेरोक्स किया हुआ किताब डॉक्टर मोहंती ने मेरे को दिया था कि ले जाओ। मैं आया था वहां पे सेमिनार अटेंड करने, तो वही बुक लेके मैं आया था, जेरोक्स किया हुआ, अभी भी है मेरे पास। मैं उसी से पढ़ता हूँ, उसी से पढ़ा, और उसमें मैंने पूरा भर रखा है। उसके साइड में पेन से जितने रूब्रिक है, जैसे मेरी समझ थी, वर्जन था, उसको मैंने लिख रखा है उस जेरोक्स वाली बुक पे। ठीक है ना? तो मैं इसलिए लोगों को ऐसे ही समझाता हूँ कि आप भी ऐसा ही करो। रिपर्टरी में भी एक पेज को खाली रखो, जेरोक्स करके आप रख लो रिपर्टरी, और एक पेज खाली रखिए, और जो रूब्रिक आपको जैसे समझ में आता है उसके बारे में अपनी मातृभाषा, जो आपका मदर टंग है, उसमें लिख लीजिए उस रूब्रिक के सामने, या उसके जो साथ खाली वाला पेज है उस पे लिख लीजिए, तो आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है? तो वो मेरा दोस्त हमेशा सब लोग बोलते थे, यार क्यों सर्दी लगा रहता है, दवा क्यों नहीं लेता? तो बोला कि यार कितना दवा लेगा, बहुत इलाज किया होगा। तो फिर अभी मतलब देखो, ऐसा है कि जिसका कोई इलाज नहीं है उसके बारे में दुखी होके क्या फायदा? मेरे को पता है ये ठीक नहीं होगा, तो क्यों परेशान हो जाऊंगा? तो ये वर्जन होता है डॉक्टर साहब, जिसका कोई इलाज ही नहीं है उसके बारे में दुखी से क्या फायदा? दुखी होने से कोई फायदा है? कुछ नहीं। जब ऐसे ही रहना है तो क्यों ना खुशी खुशी रहा जाए। ये वो मेरे दोस्त का वर्जन, और वो कोकलेस 30 देने से वो एकदम ठीक हो गया। तो खुशी खुशी रहा जाए। शादी के बाद देखिए ये लेडी कैसे बात कर रही है। शादी के बाद जब मैं नई घर में आई तो मैं अपनी सास के तानों से, बदतमीजियों से बहुत दुखी होती थी। अब ये सिचुएशन भी आएगा, ठीक है? तो ये पेशेंट का वर्जन है। तो जिस पेशेंट ने जैसा बोला है वैसा मैं आपको डायरेक्ट बता, तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये रिकॉग्नाइज रियलिटी एंड एक्सेप्ट इट को आपको वर्ड वाइज समझ लेंगे ना, तो फिर ये कोई भी सिचुएशन में आप जाके पेशेंट को दवा दे सकते हैं। जैसे मेरा दोस्त बोल गया कि ये ठीक नहीं होगा, तो क्यों परेशान हो गया, क्यों दुखी होना है? ठीक है तो है, चल रहा है, इसके साथ ही जी लेंगे। क्यों दुखी होने से कोई फायदा थोड़ी। तो बड़ा खुश मिजाज रहता था। शादी के बाद में जब नई घर में आई तो मैं अपनी सास के तानों से, बदतमीजियों से बहुत दुखी होती थी, अपमानित महसूस करती थी। पर धीरे धीरे समझ गई इनकी तो आदत है, इनकी तो बोली ही ऐसी है, इनकी तो मतलब बात करने का ही तरीका ऐसा है, इनका नेचर ही ऐसा है। देखिए कैसे बोल रही है लेकिन, तो बुरा मानकर अपने को क्यों दुखी करना, इनका तो नेचर ही ऐसा है, इनकी बातें ही ऐसी है, तो बुरा मानकर अपने आप को क्यों दुखी करना। ठीक है? अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वर्जन मैं आपको बता रहा हूँ रिकॉग्नाइज एंड रियलिटी का। तो डॉक्टर साहब मैं मस्त रहती हूँ, वो बोलती रहती है, मैं अपना काम करती रहती हूँ। उनका खाना देना, उनका ध्यान रखना, उनको नहलाना, बूढ़ी है तो करना तो पड़ेगा ना। लेकिन पहले बहुत खराब लगता था, लेकिन मैं समझ गई कि ये ऐसे ही बोलती रहती है, केवल इनका मतलब बोलने का हमें अपने दिमाग पे नहीं लेना, और खुशी खुशी रहते हैं लोग, अच्छे से रहते हैं। अभी भी बोलती है लेकिन मैं उसको ज्यादा ध्यान नहीं देती, और मैं बस मुस्कुरा के वहां से निकल जाती हूँ, हंस देती हूँ उनके सामने, तो और गुस्सा हो जाती है। बुढ़ापे में ऐसे रोग लग जाते हैं, है ना? बहुत पेशेंट इस तरह का भी बात बोलते हैं कि बुढ़ापे में ऐसे रोग
लग जाते हैं। आदमी को अपनी उम्र स्वीकारनी ही चाहिए, ठीक है, स्वीकारनी चाहिए नहीं, स्वीकार करनी ही चाहिए। ठीक है। और देखिए, और वर्जन मैं बताता हूँ रिकॉग्नाइज एंड रियलिटी का। जितना वर्जन आप चाहते हैं उतना, जितना मेरे पास है मैं आपको दूंगा। मेरी पत्नी हमेशा खुद भी दुखी रहती है, मुझे भी शांति से नहीं रहने देती। देखिए, एक सिचुएशन मैंने अपने एक बच्चे का बताया, अपने दोस्त का बताया, एक नई नई शादी वाली लेडी का बताया। अब देखिए एक हस्बैंड का बात है, मेरी पत्नी हमेशा खुद भी दुखी रहती है और मुझे भी शांति से नहीं रहने देती। ठीक है। मैं हमेशा समझाता हूं कि हमारी जितनी आमदनी है उसी में हमें खुश रहना चाहिए। तो ये तो खुद बेचारा कंटेंट है, लेकिन इसकी वाइफ इसको बार बार कहती है, नहीं इतना मैं कैसे, मतलब ये चाहिए वो चाहिए। तो ये बार बार उनको समझाता है कि भाई जितनी आमदनी है उसी में हमें खुश रहना चाहिए। जब भगवान ज्यादा देंगे तो ज्यादा खा लेंगे, है ना। आदमी को परमात्मा ने जिस हालत में रखा है उसी में खुश रहना चाहिए। ये आके आपके पास बोलेगा, वाइफ को तो बोल नहीं सकता, लेकिन थोड़ा सा कुछ तो बोलता ही होगा कि भाई जितना है उतना ही में रह ले। होगा तो और करेंगे, अभी जितना है उतना ही में काम चलाते हैं। पर ये समझती नहीं है। अब नहीं समझती तो ना समझे। अब इसको थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आया, गुस्सा आया, अब ये नहीं समझती है तो ना समझे। अब मैं इन बातों पर ध्यान ही नहीं देता हूं, मस्त रहता हूँ, ऐसे मस्त रहता हूँ। ये बोलती रहती है, मैं चुपचाप सुनता रहता हूँ। क्यों अपना दिमाग खराब करूं। जब मेरे को पता है कि ये ऐसे ही बोलती रहेगी और हमारा इनकम बढ़ना नहीं है, तो जितना है उतना ही में खुश रहो, लोगों से मिल लो, दोस्ती रहो, इसका भी ध्यान रखो जितना जरूरत हो सके। अगर मिल जाए तो ठीक है, अब नहीं मिलता है तो आदमी माथा थोड़ी पक लेगा या जहाँ कहीं कूद थोड़ी जाएगा। आराम से रहो, मस्त रहो। अब एक छोटा बच्चा है, देखिए इतना हो गया हम लोग को, बड़ों का छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा है, माँ उसकी तारीफ कर रही है, तंग नहीं करता। ठीक है। माँ उस बच्चे के आके आपको बोलेगी, डॉक्टर साहब ये तंग नहीं करता, कभी तंग नहीं करता ये बच्चा, छोटे से भी। पेशाब भी लगती थी तो ये बच्चा था तो थोड़ा ऐसे ऐसे करने लगता था, तो मेरे समझ में आ जाता था कि इसको पेशाब करना है, तो मैं इसको ले जाकर अलग से पेशाब, बिस्तर तक गीला नहीं करता था ये बच्चा, कभी तंग नहीं किया। इसे कितनी भी तकलीफ हो, अगर इसे समझा दें कि मुझे रसोई में पापा के लिए खाना बनाना है, तो ये समझ जाता है। इसको कितनी भी तकलीफ हो, बुखार लगा है, सर दर्द हो रहा है या पेट दर्द हो रहा है, तो ये तंग नहीं करता, चुपचाप बैठा रहेगा, मेरे पास आके बैठ जाएगा या बिस्तर पे बैठा रहेगा। लेकिन जैसे मैं इसके पास बैठी हूँ तो मैं इसको समझा दूंगी कि बेटा थोड़ा मैं आती हूँ किचन में, पापा को जाना है फिर, तो मैं खाना बना के, थोड़ी देर तुम बैठो, मैं पापा का खाना बना के फिर आऊंगी। इसे समझा दे कि मुझे रसोई में पापा के लिए खाना बनाना है, समझ जाता है, फिर कुछ नहीं करता, चुपचाप लेटा रहता है। ठीक है। ऐसे बच्चों को लॉजिकली समझाया जाए तो वो समझकर स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। रिकॉग्नाइज द रियलिटी एंड एक्सेप्ट इट। इस तरह से हम इसको, फिर वो शोर नहीं मचाते। ठीक है ना। ऐसे बच्चों को लॉजिकली समझाया, जैसे इसकी मम्मी ने समझाया कि बेटा मेरे को पापा के लिए खाना बनाना है, आप लेटो मैं अभी आती हूँ, तो ये समझ जाता है बच्चा। ऐसे बच्चों को लॉजिकली समझाया जाए तो वो समझकर स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है। फिर वो शोर नहीं मचाते। ऐसे बच्चों को समझ चाहे देर में आए पर वो समझ जाते हैं कि वास्तविकता क्या है, और फिर माँ बाप को या समझाने वालों को तंग नहीं करते, देर से भी समझता है। जैसे एक रूब्रिक है हमारा, डलनेस अंडरस्टैंड द क्वेश्चन ओनली आफ्टर रिपीटिशन, ये भी एक रूब्रिक है हमारे पास। ठीक है। तो देर से समझते हैं लेकिन उसकी रियलिटी को समझते हैं ऐसे बच्चे। वो देर से ही समझे लेकिन
समझ जाते हैं। इसीलिए हमारे पास एक और टॉपिक है, डलनेस, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, रिपीटिशन आफ्टर। तो फिर किसी को भी, माँ बाप को या जो भी है उसके सामने, उनको ये तंग नहीं करते बच्चे। तो मैंने आपको 4-5 एग्जाम्पल बताया, वर्जन बताया पेशेंट का कि इस तरह से वर्जन हो सकता है, और भी हो सकते हैं, आपको भी मिले होंगे बहुत सारे। तो मैंने जितना, मेरे पास जितने थे और मिलेंगे आगे भी, तो मैंने उसको आपके लिए अभी कोई डाउट है आपको रिकॉग्नाइज रियलिटी एंड एक्सेप्टिव में? मेरे को लगता है कि इतना एग्जांपल आपके लिए। हाँ बोलिए। क्लियर हो गया सर? हाँ, तो सर जी, इतना एग्जांपल मैं समझता हूँ कि रिकॉग्नाइज रियलिटी एंड एक्सेप्टिव के लिए ठीक है, हर एज के लिए मैंने आपको बता दिया। यंग, न्यूली मैरिड लेडी, कोई भी घर में जो लोग हैं उनके लिए, या बच्चों के बारे में, तो हम लोग समझ इतना। तो अब आगे आप लोग करिए इस पे, है ना। हम जितना हम आपको केवल एक रास्ता बता सकते हैं कि भाई ये रास्ता है, चलना हम लोग को आपको है ना। एक्सक्यूज मी सर, रास्ते को कितना स्मूथ बनाते हैं। इसकी अपोजिट में भी बता दें, जो नहीं मानते, जो बात नहीं सुनते, तंग करते हैं, उस पे भी बता दें थोड़ा सा, वो साथ ही क्लियर हो जाएगा सबको। तो उसमें तो है ना, पेरेंट्स को तंग करने वाले बच्चे होते हैं, तो बहुत सारी मेडिसिन है उसमें, लाइक हो गया, आपको अल्जाइमर हो गया, टेरेंटुला हो गया, है ना, बेलेडोना भी करते हैं। फिर आपको पल्स वाले छोड़ेंगे ही नहीं, आपको स्ट्रामोनियम वाले छोड़ेंगे ही नहीं, आपको चिपके रहेंगे, है ना, रोते रहेंगे। आप बाथरूम भी चले जाएंगे तो स्ट्रामोनियम का बच्चा बाहर खड़ा होकर रोता रहेगा बाथरूम के बाहर। तो इसमें बहुत सारी मेडिसिन आ जाएगी। तो हम लोग जब वो उस तरह का करेंगे, जब टेरेंटुला है, हायोस है, किसी से बेलेडोना है, पल्स है, बहुत सारी मेडिसिन जो इस तरह का बिहेव करते, सीना है, कैमोमिला है। तो उस तरह के लोग हैं जो एकदम स्नैपिश होते हैं, सीना वाला शांति नहीं होता है, टेरेंटुला वाला आपके साथ प्लेफुल होता है, मतलब कि मजे लेने के लिए प्लेफुल होता है, आपको तंग करने के लिए प्लेफुल होता है, ठीक है ना। हमेशा कंप्लेन रहेगा उसका, थ्रेटनिंग एंड कंप्लेनिंग एक रूब्रिक है टेरेंटुला का। तो इस तरह से बहुत सारी मेडिसिन आ जाएगी उसमें। लेकिन यहाँ हम लोग इस 4 वर्जन मैंने आपको बताया, तो मेरे को लगता है कि थोड़ा तो क्लियर हो ही गया होगा आप लोग को अच्छे से। अब आप इस पे और, लेकिन सर ये बहुत प्रोमिनेंट चाहिए ना, ये फीलिंग जो है रिकॉग्नाइजिंग की, वो बहुत प्रोमिनेंट चाहिए और हर इसमें दिखना चाहिए, तभी उसको लेंगे, नहीं तो। हाँ, ये कोकुलस में आपको जनरली दिखेगा ही। अभी मैंने जो एक केस बताया आपको छोटे बच्चे का, वो तो रिकॉग्नाइज कर रहा है ना सिचुएशन को। यही तो मैं आपको बताया कि रिकॉग्नाइज में क्या, सिचुएशन को रिकॉग्नाइज करना है, पर्सन को रिकॉग्नाइज करना है, उसके आपके सराउंडिंग में जो रिकॉग्नाइज है, और उसको प्यार से आपको एक्सेप्ट करना है, गुस्से से नहीं। तब वो रिकॉग्नाइज रियलिटी एंड एक्सेप्ट होगा। सर एक बार एंजाइटी और वरीज का डिफरेंस फिर से समझा देना। एंजाइटी और केयर्स का बताया ना आपको, एक एग्जांपल दे दिया मैंने। इससे अच्छा एग्जांपल नहीं मिलेगा। आप रास्ते में कहीं ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, तो एंजाइटी वाला क्या बोलेगा, दूसरे को बोलेगा कि भाई थोड़ा हट जा, देखो बुजुर्ग आदमी है, बुजुर्ग महिला है, या प्रेग्नेंट लेडी है, इनको बैठने दो, खुद नहीं उठेगा। लेकिन जो केयर वाला है वो उठ जाएगा और उनको अपनी सीट पे बिठा देगा कि आप यहाँ बैठे। सर वो मैम ने पूछा है सर जी, केयर और वरी के साथ, ठीक है ना। अभी हाँ सर, थैंक यू। अभी समझ में आ गया। हाँ सर, हाँ बोलिए पूछो। सर केयर में तो एक्शन होगा और एंजाइटी में केवल दिमाग में बातें चलेंगी सर, ये डिफरेंस है ना। एंजाइटी में मैंने आपको एग्जांपल बताया ना, अब आप इस पे आप खुद इसको थोड़ा सा एनालाइज करिए। मैंने एग्जांपल बता दिया आपको और एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल बताया। तो आपका जैसे क्लिनिक में ही है, मान लीजिए, है ना, ठीक है ना।
क्लिनिक में ही आपके वेटिंग रूम में बच्चे वेटिंग हॉल में लोग बैठे, ठीक है। अब उसमें आपको ध्यान रखना है, ये बहुत आपके लिए बहुत जरूरी कि कोई व्यक्ति कोई है जो कोई बहुत ज्यादा तकलीफ में आया है ना, तो कोई आदमी जो वहां पे केयर करने वाला होगा उसके अगर नंबर पहले है ना, ठीक है, अगर वो पहले उसका नंबर है और किसी को देख लिया उसने कि भाई इसका कंडीशन ज्यादा खराब है, तो वो क्या करेगा कि आप चले जाइए पहले, मैं बाद में चला जाऊं। और एंजाइटी वाला क्या करेगा, आप बताइए, मैंने जो एग्जांपल दिया है अभी समझ में आ रहा है ना आपको, केयर क्या करेगा और एंजाइटी वाला क्या करेगा। एंजाइटी वाला क्या करेगा, वो क्या करेगा, ठीक है मैं आता हूँ, आप मेरी जगह बैठिए, आप मेरे बाद चले जाइएगा, ठीक है ना। बैठने के लिए वहां जगह नहीं है, लेकिन वो अपनी जगह बैठा देगा, मैं दिखा लेता हूं पहले, फिर आप चले जाइएगा। और केयर वाला क्या करेगा, यही फर्क करना है। केयर वाला सीधा बोलेगा आप जाइए पहले, मैं वेट कर लूंगा, मेरा उतना तकलीफ नहीं है, आपको ज्यादा तकलीफ है। और एंजाइटी वाले को क्या होता है, हाँ सिंपैथेटिक ले सकते हैं। ये देखिए, ये हम आपको सिचुएशन पे देख के करना है। मैंने आपको एक ब्रॉडर वे में, आपको एक जनरल वे में बता दिया है कि एंजाइटी कैसे होता है और केयर कैसे होता है। ये बस का एग्जांपल मैंने बता दिया। तो सर कपिल वाला कंटेंट में भी रहता है, कंटेंट, हाँ कंटेंट है, इसीलिए तो करता है ना, इतना केयर क्यों करता है। आपको हमको समझना है कि एंजाइटी में भी है ये, एंजाइटी अदर्स फॉर, केयर अदर्स फॉर में, दोनों में है, बहुत सारी मेडिसिन नहीं है। आप उसको डीडी करना सीख जाइए, एक बार डालिए, उसमें आपको ना पता लगने लगेगा। एक दो रूब्रिक डालने से ही आपको पता लगने लग जाएगा कि एंजाइटी में, एंजाइटी एंड केयर दोनों जो मेडिसिन है कहाँ अलग होते हैं, किस रूब्रिक से अलग होते हैं, ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, एक ऑटिज्म का बच्चा है सर, उसमें क्या हम डलनेस अंडरस्टैंड क्वेश्चन ओनली आफ्टर रिपीटेशन कंसिडर कर सकते हैं? मतलब वो बच्चा ऐसा है सर कि उसको 2-3 दिन कोई चीज के लिए समझाना पड़ता है, लेकिन फिर वो बाद में मान जाता है। हाँ तो डलनेस तो है ही है ना। जी सर। और मैं इस तरह के ऑटिज्म का केस लेता हूँ ना, तो आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा कि उसकी माँ जब प्रेग्नेंट थी ना, उस समय कुछ गड़बड़ हुआ था क्या। ओके सर, ओके सर, ठीक है, वो आपको उस समय थैंक यू वो सर। कोई टेंशन में थी या डर गई थी, ऐसा कुछ हुआ था क्या, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके थैंक यू सर। कल एक पेशेंट का वर्जन था कि मैंने पूछा गुस्सा, तो गुस्से का बताया कि मेरे मुताबिक कोई चीज नहीं होती तो मैं गुस्सा करती हूँ, एंगर कंट्रडिक्शन ले लिया हमने। तो बाद में मैंने पूछा पछतावा होता है, तो वहां पे उसने जवाब दिया कि अगर गुस्सा करूं, मेरी गलती हो तो फिर पछतावा होता है, अगर मेरी गलती ना हो किसी और की गलती हो फिर पछतावा नहीं होता मुझे। इस पे क्या लेंगे सर? किसी और की गलती हो, ये अगर वो गुस्सा कर ले ना सर, तो कहती है अगर मेरी गलती हो ना कि मैंने गलत गुस्सा किया है, पछतावा होता है मुझे। अगर अगले की गलती है और उसके ऊपर मैंने गुस्सा कर लिया है तो मुझे पछतावा नहीं होता कि मैंने ठीक किया है। दोनों अलग अलग वर्जन हो गए ना। जी जी ठीक है, इसको आप डॉक्टर मान सर का किताब में ना ये बड़ा अच्छे से लिखा है कि इसके लिए आप कौन सी रूब्रिक लेंगे और इसके लिए कौन सी रूब्रिक लेंगे। ठीक है, उसमें आपको ना पूछना पड़ेगा कि कितने % आप गलत समझते हैं अपने आप को, उसमें से पता चल जाएगा। बहुत सारे कहते हैं कि मैं तो 10% गलत होता हूँ, 5% गलत होता हूँ, फिर हम पॉजिटिवनेस ले लेते हैं। अगर 50-50 है तो हम पूछते हैं कि फिर वो पछतावा कितनी देर बाद होता है जो अपनी गलती है, लेट होता है या अर्ली होता है। पहले ये क्लियर करना है कि कितने % आप अपने आप को गलत समझते हैं। ठीक है, हेलो सर। तो अगर वो मैक्सिमम गलत समझती है कि मैं ही गलत हूँ तो फिर सर क्या लेंगे उसमें? फिर वही लेना होगा आपको कि कितनी देर बाद पछतावा करते हैं, कोई लेट। ठीक है सर। हाँ, और जो आप कह रहे हैं ना कि अगर मेरी मर्जी के मुताबिक ना हो तो गुस्सा आता है,
एक ऐसे भी रूब्रिक है, एंगर के नीचे जब वायलेंट के व्हेन थिंग्स डू नॉट गो अकॉर्डिंग टू माय विल, ऐसे भी एक रूब्रिक है। ठीक है सर। वो भी देख सकते हो सर। हेलो हाँ सर, हाँ, बोलिए। कॉकरोच का गुस्सा होता है ना तो भाई सर, हेलो सर, अरे भाई सर, गुस्सा बड़ा समझदार होता है, हमेशा हमेशा नीचे वाले पे आता है। हेलो सर, बोलिए बोलिए। कॉकरोच का जो गुस्सा होता है वो जाहिर नहीं करता है सर। वो अगर गुस्सा होगा, अगर उसके मुताबिक काम नहीं होता है तो अगर इरिटेशन है, गुस्सा होगा तो वो चुप लगा जाएगा और उदास हो जाएगा। उसके रूब्रिक है सैडनेस रिफ्लेक्टिंग, इसमें प्लेटिना के साथ पड़ी हुई है कॉकरोच, रिफ्लेक्टिंग सैडनेस। आप लोग खुद भी ढूंढिए, मैं बता रहा हूँ ना, आप जो एकदम नए नए सीख रहे हैं ना, और डॉक्टर मान साहब की किताब को जरूर पढ़िए। आपको बहुत कुछ सीखने को वहां से, कैसे केस टेकिंग करना है और कैसे पेशेंट को बात करना है। ठीक है, उसको शुरुआत में भी उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, केस टेकिंग कैसे करना है। आप जो नए लोग हैं ऐसे ही सीखिए, उस बुक से सीखिए, फिर बाद में आप उस बुक को हमेशा पढ़ते रहेंगे ना, तो आपको खुद ही नई नई बातें आती रहेगी। सर आज का कैलकुलस भी सलमान की बुक से रिकॉग्नाइज रियलिटी एंड एक्सेप्ट। हेलो सर, उस बुक का नाम क्या है? होम्योपैथी एंड माइंड है। ओके सर, थैंक यू। हाँ, और इंडियन बुक पब्लिकेशन का है। ओके। अरे एक बार डाल दिया था, इस पे डाला हुआ है वो, आप देख लीजिए। चलिए थोड़ा मैं आपको ना ये डिस्टर्बर्स का बताता हूँ, ठीक है ना। सर आईबीपी पे हेलो। हाँ जी। हाँ सर, मेरे को सर मैं ये माइंड मेथड में सर मैं न्यू हूँ, तो सर मुझे ये बताइए, जैसे हम जो मेडिसिन देते हैं तो स्टार्टिंग हम कौन सी पोटेंसी से करें और उसकी रिपीटेशन ऑफ डोज क्या रहेगी? 30 डॉक्टर सहगल साहब ने बता रखा है, जब आपको शुरुआत करते हैं तो 30 दे दीजिए। धीरे धीरे आपको पोटेंशियल की बात समझ में आने लग जाएगी, धीरे धीरे। तो जैसे सर अभी ये जैसे अगर पेशेंट को रिलीफ है तो सर वो सिंगल डोज आएगी, फिर रिपीट कब करनी है? जैसे कि जब प्रॉब्लम वापस रिगेन दिख रही है, थोड़ा सा प्रॉब्लम वापस से हो रही है, उसके फिर आपको रिपीट करनी। और सर फिर ये 1M वगैरह का कॉन्सेप्ट ये यूज नहीं करें, 201 और 1M नहीं कर सकते हैं। जैसे जनरली में हमने जो सीखा है, तो मैं देखता हूँ कि अगर मेंटली बहुत परेशान है तब हायर पोटेंसी बड़ी अच्छी काम करती है। अच्छा सर, तब 1M वगैरह में यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मेंटली है तब हायर पोटेंसी। कभी कभी मैंने टोटली फिजिकली सिम्टम है उसमें भी 1M दिया है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ है। और तो सर ये अपने एक्सपीरियंस पे डिपेंड होगा, लेकिन सर बहुत बार ऐसा लगता है कि मेडिसिन तो एक्यूरेट है बट डोज की प्रॉब्लम की वजह से लगता है रिजल्ट नहीं आ पा रहे, या कहाँ रिपीट करना है तो वहां भी केस थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, क्या होगा, एक आध बार गड़बड़ होगा ना। यस सर। तो फिर सीखेंगे कैसे जब तक गड़बड़ नहीं करेंगे। तो सर स्टार्टिंग 30 से ही करें, मतलब हाँ, ये हमने भी सीखा है। सब जो भी आपको जो बताएंगे उन लोग यही बताएंगे। सर मैं चाहूंगी सर एक बार सर डोसोलॉजी पे भी सर एक बार एक लेक्चर लीजिए, ये पोसोलॉजी पे थोड़ा सा तो सही रहेगा। सर रेमेडी अगर राइट रहेगी ना तो कभी गलत नहीं होता। पोटेंसी 30 हो कभी भी गलत नहीं हुआ सर, और अक्सर केस 30 में ठीक हो जाते हैं सर, बहुत कम 200 में जाना पड़ता है। क्योंकि शुरुआत में जब मैं बहुत ज्यादा जो पैथोलॉजिकल केस होते थे ना, तो मैं 3x भी दिया, और 3x से भी बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट हुए। मैंने बेलाडोना का जो केस बताया आप लोग को पहली बार, वो मेरा बेलाडोना वाला जो केस है ना, उसको देखिए मैंने 3x में दिया था पेशेंट को, जबकि उसको कैंसर था, और वो लेडी अभी तक ठीक ठाक है, 12-13 साल हो गए उसकी, जबकि उसको बोल दिया गया था कि ये बस चंद दिनों की मेहमान है, 6 से 1 हफ्ता से 10 दिन, इससे ज्यादा नहीं बचेगी ये। और मैंने उसको 3x दिया था, तो बहुत मतलब बहुत चेंज है उस लेडी में भी, एकदम नॉर्मल लाइफ जीती है। सर आप डिस्टर्ब में तो ट्राइचुरेशन का रहता है ना सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अवय सर। गुड मॉर्निंग। सुनाई दे रहा है मेरी आवाज? हाँ हाँ आ रही है, बोलिए। सर एक पेशेंट है
वो उसको बहुत दिन से एक पैर दर्द है, तो उसका क्लिनिकली डायग्नोस्ड हुआ है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। तो उसको इतना दर्द है, बहुत सारा ट्रीटमेंट किया तो ठीक नहीं हुआ। तो उसने मुझे ऐसे आके बोले कि मुझे ट्रीटमेंट नहीं चाहिए अभी, मैं मान लिया ये ठीक नहीं होने वाला, तो मैंने इसके साथ ही जीने वाली हूँ, तो मेरे को इसका कोई चिंता नहीं है। थोड़ा सा पेन किलर ले लेती हूँ, बहुत ज्यादा दर्द होता है तो शी इज अ बाय प्रोफेशन, शी इज अ गुड सिंगर। तो उसको गाना गाने में तकलीफ होती है, गले में बार बार हॉर्सनेस होता है, तो उसके कारण भी वो कभी कभी दुखी हो जाते हैं, बहुत सेंसिटिव है। उसके कहना है कि मैं ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहती हूँ इसलिए कि मेरे पीछे फजूल की पैसा और खर्चा ना करे कोई। हाँ, एक शर्त पर मैं ट्रीटमेंट कर सकती हूँ, तुम मुझे ऐसा पॉजिटिव लाइट दो कि मतलब उसका वर्षन तो नहीं है, ये मैं बोल रही हूँ कि एकदम ठीक हो जाऊंगी, गारंटी चाहिए तो ही मैं मेडिसिन तुमसे लूंगी, नहीं तो मेरे को नहीं चाहिए। और वो भी मैं 3 महीना ही आपको टाइम दूंगी, 3 महीना ही देखना है, 3 महीना के अंदर कोई फर्क पड़ा तो ठीक है, नहीं तो मैं और मेरे लिए ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहती हूँ। तो ये भी कि कॉकुलस का ही फीलिंग्स आ रहे हैं सर। ये लाइट थेरेपी में तो थोड़ा सा अब मैं ना थोड़ा आपको बताता हूँ। ये डॉक्टर साहब मेरे को, मैडम क्या नाम है आपका? सुष्मिता मैम, আপনি আমাকে না পরে কল করে নেবেন, হ্যাঁ ঠিক আছে? अच्छा सर, थैंक ঠিক यू। আছে, এখন আমি এটা শেষ করি, अभी थोड़ा इसको मैं खत्म करते हैं। मैं थोड़ा डिस्टरबेंस में थोड़ा तीनों का थोड़ा सा डेडी करके आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है? इसको समझिए। देखिए, जेलसिमियम हैज वेवरिंग विल, ना अनिश्चित, संदिग्ध विल जो है ना उसका अनिश्चित है, वो किसी तरह से अपने आप को कंट्रोल करके रखा है। तो वेवरिंग, जेलसिमियम हैज वेवरिंग विल एंड दैट इज व्हाई ही द पेशेंट रिमेन फियरफुल ऑफ लूजिंग हिज सेल्फ कंट्रोल। ठीक है? Any type of disturbance which can aggravate its present state of mind creates fear of losing hold over himself and therefore not like it. मतलब ये डिस्टर्बेंस को क्यों नहीं लाइक करता है? फिर हम कोकुलस के बारे में पढ़ेंगे, ब्लैनिया का भी करेंगे, ठीक है ना? तो जेलसिमियम का क्या है, इसका जो अपने ऊपर किसी तरह से इसने कंट्रोल कर रखा है, और थोड़ा भी डिस्टर्बेंस, कोई एक हल्की सी टक की आवाज भी होती है ना, तो ये जो इसने अपने आप को कंट्रोल कर रखा है, अपने माइंड को कंट्रोल करके रखा है, उसमें थोड़ा सा खलल पड़ता है, मतलब वो टूट जाता है। उसका जो कंट्रोल किया हुआ, अपने आप को कंट्रोल किया हुआ माइंड को, शरीर को नहीं, माइंड को कंट्रोल किया हुआ है, उसमें थोड़ी सी भी आवाज उसकी तकलीफ में, उसको तकलीफ को बढ़ाने के लिए काफी होती है। उससे वो अपना कंट्रोल लूज कर जाता है और उसकी तकलीफ बढ़ जाती है, इसीलिए वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहता है। ये जेलसिमियम में है। आप देखेंगे, मैं बार बार बताया हूं कि एक लेडी को मैं देखने गया था उनके घर में, तो बोले, उनके घर वाले लोग बोले कि डॉक्टर साहब ये एक साइड में ना पड़ी रहती है, उसको कैंसर है। और हम लोग सारा ट्रीटमेंट करके अभी चेन्नई से इसको ले आए, और इसको जरा सा भी, थोड़ा भी हम लोग कुछ बोलते हैं या थोड़ा आवाज होता है या टीवी चल जाता है या स्विच ऑन ही करिए तो ये एकदम से ये हो जाती है, अरे क्यों कर दिया, मेरे को दर्द बढ़ गया, मेरे को तकलीफ हो रहा है, मत करो ऐसे। और ये एक साइड इस तरह से पड़ी रहती है। तो मैंने बस इतने ही पे उसके, मतलब मेरे पास दवा थी, मैंने जेलसिमियम उनके मुंह में डाला, एक ड्रॉप डाला, थोड़ा सा, क्योंकि अब मुंह खोलने लायक भी नहीं है वो लेडी, मतलब इतना कंडीशन खराब था उसका। और वो डालते मैं जस्ट, उन लोग चाय वाय बनाने लग गए, 5-10 मिनट हुआ होगा, वो लेडी घूम गई। ठीक है? तो आप, वो घूम के मेरे से बात करने लगी, और उसके आंखों में देखने से ना ऐसे लगता था कि डॉक्टर साहब आप मेरे को ठीक कर दो।
वो इतना पॉजिटिव वे में एक रिक्वेस्ट की तरह उसके आंख देखने से समझ में आ रहा था कि डॉक्टर साहब, क्योंकि उसको थोड़ा सा लाइट मिल गया, वो दवा के रूप में उसको थोड़ा सा लाइट मिल गया और उसको लगा कि मैं ठीक हो सकती हूँ। जबकि उसको मेडिकल साइंस ने मन बोल दिया कि आप कोई उपाय नहीं, आप इनको ले जाओ। वो चेन्नई से उसको ले आए थे। आंख देख के और उस लेडी के सोने के स्टाइल पे मैंने उसको ये जेल्सिमियम दिया था। इसीलिए डॉक्टर सहगल ने बताया जेल्सिमियम को लाइट डिजायर पॉजिटिव 2-3 मेडिसिन के साथ उन्होंने बताया। तो ये सारी चीजें जो बेसिकल चीज डॉक्टर सहगल साहब ने बताया हुआ है, उसको हम लोग को बहुत ध्यान देना है। तो उनका कहना ही था, उनकी इच्छा थी कि आपको होम्योपैथी जो है ना, आदमी के उसके माइंड से करना है, उसके सटल मीनिंग, उसके दिमाग में क्या चल रहा है उसको समझ के आपको करना है। सहगल साहब ये चाहते थे कि आप मेटाफोरिकली समझो। वो उनकी चाहत यही थी। केवल आप डायरेक्ट बोल दिया पेशेंट और लगा लिए, चलता है, वो भी चलता है, लेकिन उनकी इच्छा ये थी कि आपको समझना है। वो कैसे बोल देते थे कि लाइट डिजायर पॉजिटिव, कहीं तो नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है, लेकिन ऐसी सिचुएशन एकोनाइड वाले आपसे चाहते हैं लाइट डिजायर पॉजिटिव। क्यों चाहते हैं पॉजिटिव? कि आप एक बार बोल दीजिए कि डॉक्टर साहब ये भाई तुम ठीक हो जाओगे, तो ये पॉजिटिव लाइट चाहिए उसको। तो ये डॉक्टर सहगल का एक्सप्लेनेशन होता था। उसको हमको समझना है कि वो चाहते क्या थे हमसे, ठीक है ना। 2 मेडिसिन के लिए उन्होंने बोल रखा है लाइट डिजायर पॉजिटिव। तो जेल्सिमियम का ऐसा है, उसकी आंखों में देखने से आपको लगेगा कि बेचारा मतलब ये आपसे किस तरह से ट्रीटमेंट चाहता है, ठीक है ना। एकोनाइट वाले का लाइट डिजायर पॉजिटिव यही है कि परसीव, इसका मैं कभी कभी बताऊंगा कि किंग पिन 2 रूब्रिक मिलके कैसे बनते हैं। मैं बताऊंगा कि इसका एक्चुअल में हर मेडिसिन का जिस्ट क्या है। मैं केवल एक सेंटेंस बताऊंगा बस, बहुत सारी बातें है मेरे पास, मैं बताऊंगा धीरे धीरे आप लोग, ठीक है ना। हर मेडिसिन का मैं जिस्ट बताऊंगा कि क्यों ये मेडिसिन है ऐसा और क्यों ये रूब्रिक है। तो रूब्रिक के साथ मैं आपको जिस्ट बताऊंगा उसका, ठीक है। तो मौका मिलेगा मैं बताऊंगा आप लोगों को धीरे धीरे। तो अभी समझ लीजिए कि उस लेडी के देखने से तो मेरे को ध्यान आया था, डॉक्टर सहगल की बुक में लिखा है, उनका जो लाइट डिजायर वाली बुक है ना, उसको बार पढ़िए, बहुत जरूरी है उसको पढ़ना। डॉक्टर एमएल सहगल का जो लाइट डिजायर लिखा हुआ, ठीक है, 19 मेडिसिन है उसमें। अभी तो बहुत हो गई, लेकिन उन्होंने जितना लिख दिया ना उतना ही पढ़ लीजिए, बहुत है, काफी है, ठीक है। तो उसके केवल देखने से मेरे को लगा कि और देखिए क्या डिस्टर्ब नहीं होना चाह रही थी, एक साइड बेचारे ऐसे करके एकदम शांत से बैठे सो रहे थे और दवा देते ही वो मुड़ गई। उनके घर वाले इतने खुश हो गए और वो लेडी उठ के बैठ गई, थोड़ी देर बाद मेरे से बात करने लगी। अब सोचिए कि उसके मतलब वो मेरे से क्या चाह रही थी, उसके चेहरे से बोल कुछ नहीं रही वो लेडी, लेकिन उसके आंखों में जो एक रिक्वेस्ट था, एक चमक थी उसकी आंखों में कि मैं, लगता है ये मेरे को ठीक कर देगा। वो लाइट है, वो लाइट डिजायर, वो पॉजिटिव लाइट है, ठीक है ना। तो उसका जो अपना कंट्रोल है वो लूज नहीं होना चाहिए, इसलिए वो एक कंडीशन में रहती है, वो शरीर से नहीं रहती है, वो मन से रहती है। उसका दिमाग को कंट्रोल करना है। और ब्राह्निया में क्या होता है, ब्राह्निया को डिस्टर्ब होने पर तकलीफ बढ़ने का डर होता है। इसीलिए देखिए ब्राह्निया के साथ मोशन एग्रेवेट्स है ना, मेंटली नहीं है, शारीरिक मोशन होने से उसको तकलीफ होती है ब्राह्निया की। और जेल्स का डिस्टर्बेंस होने पर उसके प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड डिस्टर्ब होता है। जेल्स का क्या होता है, डिस्टर्ब होने पर उसका प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड डिस्टर्ब होता है, जिसके कारण उसे अपने ऊपर कंट्रोल खोने का डर होता है। इसलिए मेंटली वो कंट्रोल नहीं खोना चाहता है जेल्स। और ब्राह्निया क्या है, मूवमेंट करने से डिस्टर्ब नहीं होना, क्योंकि मूवमेंट करते ही उसका पेन बढ़ जाता है या बीमारी बढ़ जाती है। इसलिए मोशन एग्रेवेट्स है ब्राह्निया के साथ, ठीक है। और कोकुलस का डिस्टर्ब मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए है ना,
कंफ्यूजन ऑफ माइंड में है वो रुब्रिक, बिल मसल रोबेदा ऐसे करके एक रुब्रिक है, तो ऐसे कनेक्ट करके हमको सीखना है, ठीक है ना। और ट्रांसफर की कंडीशन भी होती है। अंदर घुसना है, थोड़ा थोड़ा अभी ऊपर ऊपर सीख लीजिए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा अंदर घुस के समझना है बात को, ठीक है। चलिए, अभी जेल्स का हो गया, ऊपर कंट्रोल होने का डर होता है, इसलिए वो अपनी बीमारी की अवस्था में किसी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं चाहती है, मेंटली और फिजिकली बोथ। और ब्रैनिया को क्या होता है, फिजिकल होता है, मोमेंट एग्रेवेट्स, और कॉकुलस दोनों के बीच में है, जेलसेमियम और ब्रैनिया के बीच का होता है कॉकुलस। डिस्टरबेंस क्यों नहीं होना चाहता, दोनों के बीच का है, इसे भी डिस्टरबेंस से मन में तकलीफ होती है, पर वो डिस्टरबेंस को मेरिट के अनुसार, उसकी मेरिट के अनुसार नाप तोल के कि भाई ये करना है तो कैसे होगा, मैं गुस्सा हो जाऊंगा तो बच्चे कहीं पापा नाराज ना हो जाए या मम्मी नाराज, वो मेरिट देखता है कि ये सिचुएशन कैसा है, यहाँ उसको ऊपर नीचे करना है। ऐसा नहीं कि बस सीधा फट पड़ो, डिस्टर्ब क्यों कर रहा है मेरे को, ऐसा नहीं, अनुसार नाप तोल कर रिएक्ट करता है। ज्यादातर केस में कॉकुलस को डिस्टरबेंस से डेली रूटीन में, जैसे कोई काम करने में, जैसे मम्मी है काम करने में जब बीमार हो जाते हैं ना, ठीक है, डेली रूटीन में डिस्टरबेंस से डेली रूटीन में तकलीफ होती है, डेली रूटीन डिस्टर्ब होने लगता है। जैसे एक महिला को पेट दर्द है और कुछ महीने से ज्यादा होने लगा है, तो इसका देखिए रुब्रिक है, डिस्टर्बेंस टू बी और इंटरप्शन इन टॉलरेंस ऑफ, ठीक है। ये दो रुब्रिक से इसको समझना है कॉकुलस। मैंने जेल्स को समझा दिया, ब्रैनिया समझा दिया, दो ही रुब्रिक से समझ लेना है, तो ज्यादा उतना परेशान नहीं होना है, बहुत सारा रुब्रिक चाहिए समझने के लिए। उसी तरह से कॉकुलस को है, जैसे एक महिला को पेट दर्द कुछ महीने से ज्यादा होने, पहले भी होता था लेकिन वो उसको चला रही थी, कोई डिस्टर्ब कुछ उसको समझ रहा था वो लेडी कि ठीक है, दर्द तो होता ही रहता है, काम करते हैं इतना ज्यादा तो होता रहता है दर्द, लेकिन डेली रूटीन में डिस्टर्बेंस इसके लिए थोड़ा सा दिक्कत करती है, गुस्सा नहीं करती है, या कॉकुलस वाले गुस्सा नहीं होते हैं। उसके लिए मैंने दो रुब्रिक लिखा है, डिस्टर्बेंस टू बी और इंटरप्शन इन टॉलरेंस ऑफ। अब इस महिला को पेट दर्द ज्यादा होने लगा तो क्या हुआ, घर का काम करने में इसको दिक्कत होने लग गई, ऑफिस का काम करने में दिक्कत, इंटरप्ट हो रहा है ना, तो अब वो इंटरप्शन इनको अच्छा नहीं लग रहा है, इंटॉलरेंस हो रहा है, ठीक है। चलिए, मेरे को लगता है कि थोड़ा ये तीन का जो डिस्टर्बेंस है हम लोग थोड़ा बहुत समझने की कोशिश किए हैं, और मौका मिलेगा तो फिर हम और डिटेल में आपको समझाएंगे इसको एक केस के साथ, ठीक है। चलिए, बस वर्जन है पेशेंट का, पेशेंट कहती है अगर झूठी रिपोर्ट कर लीजिए पेशेंट के लिए, हाँ ठीक है सर, जैसे आप जब भी मैंने बात डिस्कस कर रहा हूँ सर, हाँ एक वर्जन सिर्फ पेशेंट कहता है कि अगर झूठी रिपोर्ट ही ला दो मुझे हाँ, तो मुझे तसल्ली हो जाएगी, क्या ये भी लैब डिजायर पॉजिटिव में आएगा सर? क्या करना है मैं समझा नहीं, फिर से बोलिए। लैब की एक झूठी रिपोर्ट ही ला दो मुझे कि मैं बेहतर हो रही हूँ तो मुझे तसल्ली हो जाएगी, हाँ है ना, ये भी लाइट डिजायर पॉजिटिव में है ना सर? हाँ ले सकते हैं आप। देखिए, हमको करना है डॉक्टर साहब, हाँ ये हमें सीखना है। मैं आपको केवल, या कोई भी जो भी हम लोग एक दूसरे से सीख रहे हैं, तो एक जो उन्होंने रास्ता पकड़ा वो अपना रास्ता बता दिया आपको, अब चलना तो हमें है ना उस रास्ते पे। जी सर, ठीक है, जी सर, थैंक यू सर, नाइस सेशन। Thank you always for your great session, excellent sir. Participant doctors, sir, will you spare few lines? सर आज का रिकॉर्डिंग प्लीज भेज दीजिएगा। रिकॉर्डिंग वी आर नॉट गेटिंग द रिकॉर्डिंग सर, आई डोंट नो, आप प्लीज लिंक शेयर कर दीजिए ग्रुप पे, मैं बहुत बार मैं रिमाइंडर दे चुकी हूँ, वी आर नॉट गेटिंग द रिकॉर्डिंग्स। हमारा यूट्यूब पे डाल देते हैं राणा साहब, यूट्यूब पे है सब, हाँ मिलेगा, मेरा देख लीजिए सर, वो लिंक टूट जाता है ना फिर, बिकॉज हाफ द लेक्चर आई कैन हियर एंड हाफ आई कैन नॉट हियर बिकॉज ऑफ सम डिस्टर्बेंस और द अदर थिंग्स, तो फिर वो मिस हो जाता है सर। If you not done, ma'am,
yes, there is a problem, but this recording and some few back recordings are there. सर कहाँ मिलेंगे वो रिकॉर्डिंग, बिकॉज आई कैन नॉट सी द रिकॉर्डिंग ऑन द ग्रुप। ग्रुप में मिल जाएगा मैडम, ग्रुप में मिलेगा, जो जो किया है जरूर मिलेगा मैडम। थैंक यू फॉर वंडरफुल सेशन ऑफिसर, फॉर योर ग्रेट वर्क। थैंक यू सर, आप लोग ने बहुत ध्यान से सुना, मेरे को बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर बहुत अच्छा डॉक्टर अभय सर, बहुत अच्छा, बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा। सर आपका सब आपका आशीर्वाद है सर, आपसे ही सीखा सर। आगे वेट करेंगे कि सब मेडिसिन के जिस बताने वाले हैं, तो कब होगा, मैं तो वेट कर रही हूँ। तो मैं सबका बता दूंगा, बहुत सारी मेडिसिन है, 20-25 मेडिसिन के, मैं केवल 2 रूब्रिक से आपको उसका जिस्ट बता दूंगा। कभी बताएंगे हम लोग, कभी बात करेंगे तो करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बता दिया डिस्टर्बेंस 2, ये डिस्टर्ब वाले क्यों होते हैं, मतलब कोकलस का डिस्टर्बेंस कैसा होता है, मैंने 2 रूब्रिक से आपको बताया। ज्यादा नहीं करना है, लेकिन हमें रूब्रिक जानना है। हाँ सर, आगे कभी जल्दी लेंगे तो बहुत मतलब सर एक आधी बार सर ऑटिज्म का एक केस डिस्कस कीजिएगा सर, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा इस तरीके के बच्चे आने लगे हैं। ये सीधा प्रेगनेंसी से मतलब है मैम, ठीक है जी हाँ सर, तो मैंने please 2-3 share केस कीजिएगा देखा है, सर। तो एकदम सर। प्रेगनेंसी से इससे मतलब है। और टॉकेटिवनेस में क्या डिफरेंस रहेगा? ये सेम ही है दोनों ही। लोकेसिटी में क्या होता है ना डॉक्टर साहब, टॉकेटिव में आप अच्छी बात भी कर सकते हैं, कुछ ढंग की बात कर सकते हैं। ठीक है। लोकेसिटी में कोई ढंग की बात नहीं होती है, बस जो मन में आया बोलते चले गए। ठीक है, लॉजिकली बात नहीं करेगा। हाँ लॉजिकली बात करेगा, लेकिन अगले को समझ में आना चाहिए। टॉक करते हैं हम लोग अगले को समझाने के लिए ना, लोकेसिटी तो समझाने के लिए नहीं होती है ना। हाँ बिल्कुल। टॉक करते हैं किस लिए भाई, चलो हम आपके साथ बैठ के बातें करते है ना, वो कन्वर्सेशन हो गया आपस में। हाँ और लोकेसिटी में तो बैठ के बात नहीं है ना, वो सिर्फ बोल अपनी बात बोलता जाएगा, टॉपिक चेंज करता जाएगा। सर एक ज्यादा परेशान नहीं, साथ में डेरिलियम भी है, तो इनमें क्या डिफरेंस है? सिंपल लोकेशियस है और डेरिलियम लोकेशियस। हाँ हाँ दोनों में माइनर डिफरेंस क्या रहेगा? ये तो मैंने बता दिया ना, लोकेसिटी और टॉकिंग में क्या फर्क है। हाँ वो तो सब क्लियर हो गया। एक डेरिलियम एंजाइटी फ्यूचर अबाउट एंड टॉकिंग फ्यूचर अबाउट में फर्क है ना। बिल्कुल है ना। हाँ एंजाइटी फ्यूचर अबाउट और टॉकिंग फ्यूचर अबाउट में तो फर्क है कि नहीं? हाँ सर दोनों तो सेम लग रहा है ना। ये रूब्रिक है। हाँ सिंपैथी और कंडोलेंस में फर्क है ना, लेकिन दोनों सेम लग रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल है। तो ऐसे इसको थोड़ा थोड़ा करके समझ लेना है बस, दोनों का फर्क को हल्के से समझना है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं खराब करना है उसमें।